हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इसके पहले हमने बात करी थी एक्सरसाइज 1.2 की, जिसके हमने 6 और 7 क्वेश्चन लगा लिए थे। वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा थ्योरम नंबर 1.3 NCERT बुक की। NCERT बुक में एक्सरसाइज 1.3 के पहले थ्योरम दी गई है 1.3, उसको आज हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करना है, उस पर जो कथन लिखा हुआ है वो हम देख लेंगे कि हमको सिद्ध क्या करना है। कथन में कहा गया है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, क्या कहा गया है कि p कोई अभाज्य संख्या है, p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमने क्या कर लिया, जो हमको दिया गया है वो हमने लिख लिया। हमने क्या लिखा कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है। स्टेटमेंट में कहा गया था कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, ये हमसे स्टेटमेंट में कहा गया है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि p a को भी विभाजित करेगी। तो हमने लिख लिया कि सिद्ध करना है कि p a को भी विभाजित करेगी। ये हमने दोनों बातें इसमें लिख ली हैं। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको इसको सिद्ध करना है कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को विभाजित कैसे करेगी, ये हमको इसमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a के अभाज्य गुणनखंड हमको मानने पड़ेंगे। हमने माना a के अभाज्य गुणनखंड p1, p2, p3 एंड सो ऑन pn है, जहाँ p1, p2, p3 एंड सो ऑन pn क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं, ये हमने अपनी तरफ से माना है कि a के अभाज्य गुणनखंड p1, p2, pn और p3 हैं। तो ये जब इसके गुणनखंड हैं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमसे ये कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं a बराबर p1 गुणे p2 गुणे p3 एंड सो ऑन pn। ठीक, इसको हमने मान लिया समीकरण 1, ये हम लिख सकते हैं। फिर हमसे यहाँ पे हम देखेंगे p जो है विभाजित करती है a स्क्वायर को। ठीक, a स्क्वायर को विभाजित करती है संख्या p। तो a स्क्वायर अगर हम इसमें निकालना चाहें तो a स्क्वायर कैसे आएगा, a स्क्वायर आएगा दोनों पक्षों का वर्ग कराने पर। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करा लें तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, p1 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से स्क्वायर लगा देंगे, और p2 का स्क्वायर हो जाएगा, p3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हमने इसका स्क्वायर करा लिया, इसको मान लिया समीकरण 2। इसके बाद में हमसे स्टेटमेंट में कहा गया है कि p विभाजित करती है किसको, a स्क्वायर को विभाजित करती है। a स्क्वायर कोई नंबर रहा होगा, a स्क्वायर जैसे a स्क्वायर हमने मान लिया कोई नंबर रहा होगा 625 इस तरह का। तो इस तरह के किसी नंबर को कोई संख्या p विभाजित कर रही है। p क्या है, p हमने मान लिया 5। ठीक, a स्क्वायर हमने मान लिया 625 और p हमने मान लिया 5। तो 625 को 5 विभाजित कर रही है तो कितना आ रहा होगा, 125 आ रहा होगा। इस तरह से a स्क्वायर कोई संख्या रही होगी जिसको p कोई दूसरा अभाज्य संख्या होगी वो विभाजित
कर रही है। ठीक, ये हमको इसमें दिया गया है। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे कि ये दिया गया है, तो इसको लिखेंगे चूँकि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, संख्या जो p है ए स्क्वायर को विभाजित करती है, अतः पी ए स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। अंकगणित जो थ्योरम, जो अंकगणित आधारभूत प्रमेय है, उसके अनुसार क्या होगा, पी ए स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी जो है, अतः पी ए स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। इसको समझ भी सकते हैं, हमने ए स्क्वायर माना था 625 और इसको एक संख्या विभाजित करती थी पी, जो कि थी 5। तो इसके विभाजित कर रही है, विभाजित करने पर कितना आ रहा है, 125 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 625 के जब गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 5 5 गुणे 5, तो उसमें p शामिल होगा। p मीन्स 5 जो है इसके गुणनखंड में शामिल होगा। यही बात हमने यहाँ पे शब्दों में लिखी है कि अगर चूँकि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, अतः p a स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। कोई भी नंबर हो, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 625 के अलावा भी कोई भी नंबर है ले सकते हैं। तो 625 को अगर जो नंबर डिवाइड कर देगा तो वो 625 के गुणनखंड में ज़रूर शामिल होगा। जैसे 625 के गुणनखंड में 3 शामिल नहीं है तो 3 625 को विभाजित नहीं कर पाएगा। ये बात हमको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी नंबर को अगर कोई दूसरा नंबर डिवाइड कर दे रहा है तो उस नंबर के गुणनखंड में वो ज़रूर शामिल होगा। ठीक, ये बात हमको यहाँ से इतने जो दिया गया था उसी के आधार पे हमको ये पता चला कि p जो है ए स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा, ए स्क्वायर के गुणनखंड में p शामिल होगा। ठीक, p जो है ए स्क्वायर के गुणनखंड क्या है, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर, ये गुणनखंड आए हैं। लेकिन ये गुणनखंड आए किससे हैं, ये p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn से ही आए हुए हैं। ठीक, तो ये हमको इतना तब ये पता चला है जो दिया गया है उसके आधार पे। अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि p ए को भी विभाजित करेगी, जो संख्या p है वो a को भी विभाजित करेगी। अगर हम ये सिद्ध कर, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने देखा कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, अतः p a स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। इसी बात को अगर हम उल्टा कहें तो उल्टा क्या कहेंगे कि p a स्क्वायर का एक गुणनखंड है। ठीक, p a स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसीलिए p a स्क्वायर को विभाजित कर रही है। ठीक, तो अगर ऐसा हम सिद्ध कर ले जाएं कि p संख्या p जो है वो a का भी गुणनखंड है, जब संख्या p a स्क्वायर का गुणनखंड है तो a स्क्वायर को विभाजित कर दे रही है, तो संख्या p अगर a के भी गुणनखंडों में शामिल हो जाएगी तो p a को भी विभाजित करने लगेगी। ठीक, तो p जो है इसके गुणनखंडों में कैसे शामिल होगी, मतलब p p1 p2 p3 के में कैसे शामिल होगी, इसके लिए क्या हमको ज़रूरत पड़ेगी, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है उसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी संख्या के अभाज्य
गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। मतलब एक बार जो गुणनखंड आ गए तो वही गुणनखंड किसी दूसरे विधि से निकालने पर भी आएंगे। ऐसा नहीं होगा किसी नंबर के गुणनखंड एक विधि से निकाले जाएं तो दूसरे आएँ, और या दूसरी विधि से निकाले जाएं तो बदल जाएं। ये बदलेंगे नहीं। ये होता है अद्वितीय का मतलब। तो यहाँ पे जो गुणनखंड ए स्क्वायर के आए हैं, ये कितने आए हैं? P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर। लेकिन ये P1 स्क्वायर आया कहाँ से है? ये आया है P1 से। ठीक है, तो यहाँ से इनका क्या हुआ है? स्क्वायर ही हुआ था। तो ए स्क्वायर के जो गुणनखंडों में क्या शामिल होगा? ए स्क्वायर के गुणनखंडों में P1, P2, P3 और सो ऑन Pn यही शामिल होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? आगे लिख लेंगे, अतः ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P1, P2 कामा लगाएंगे, P3 एंड सो ऑन Pn होंगे। अभाज्य गुणनखंड P1, P2, Pn होंगे। ठीक, और अभी हमने देखा कि ए स्क्वायर के गुणनखंडों में P शामिल है। मतलब P जो है ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे लिख भी चुके हैं। P ए स्क्वायर को विभाजित करती है, अतः P ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है। और ए स्क्वायर के गुणनखंड कौन है? ए स्क्वायर के गुणनखंड हैं P1, P2, P3, Pn। इसका मतलब ये है कि P जो होगा ये P1, P2, P3, Pn में से ही कोई नंबर होगा, या हो सकता है P1 P के बराबर हो या P2 P के बराबर हो। इस तरह से P1, P2, P3, Pn में से कोई नंबर P जरूर होगा। ठीक, तो इसके आगे हम लिख लेंगे, इसीलिए P को P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn में से ही एक होना चाहिए। हम लोगों ने क्या सिद्ध कर लिया है? हम लोगों ने यहाँ तक क्या प्रूव किया है कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड P1, P2, Pn इस तरह से हैं, और P किसका गुणनखंड है? ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर के गुणनखंड हैं P1, P2, Pn। ठीक, तो P शामिल होगा P1, P2, P3 में, या ऐसे लिख सकते हैं P को P1, P2, Pn में से ही होना चाहिए। ठीक, अब जो हमने अभी बात बताई थी, हमने ये कहा था कि अगर हम ये बात सिद्ध कर ले जाएं कि P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn में ही होगा, तो ये सिद्ध होने लगेगा कि P ए का भी गुणनखंड है। ठीक, इस चीज़ को फिर से ध्यान से समझ लेंगे अच्छी तरह से कि हमने अभी बताया था कि अगर P किस में शामिल हो जाए? ए के गुणनखंड में। ए के गुणनखंड मतलब P1, P2, P3 में, तो वो अब इसको पढ़ने पर शामिल होने लगा है कि अभाज्य गुणनखंड केवल P1, P2, P3, Pn होंगे। इसीलिए P P1, P2, P3, Pn में से एक होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब कि P P1, P2, P3 में से होगा, और P1, P2, P3 यही सब क्या हैं? ये गुणनखंड हैं A के। तो जब ये गुणनखंड A के हैं तो इसका मतलब P भी गुणनखंड किसका होगा? A का होगा। इसको हम लिखेंगे अब, चूँकि A क्या है? A है P1 गुणे P2 गुणे P3 एंड सो ऑन Pn। ये हमने पहले ही लिखा था कि A जो है, A के गुणनखंड जो हैं P1, P2,
P3 है। और यहाँ से इस लाइन को पढ़ने से हमको पता चल रहा है कि P1 P2 P3 में P उपस्थित होगा, P1 P2 P3 में P शामिल होगा, मतलब P1 P2 में ही P होगा। तो इसका मतलब ये है, अतः P जो संख्या है धनात्मक पूर्णांक A का गुणनखंड होगा, जैसा कि हमने इसमें भी देखा था कि P A स्क्वायर का गुणनखंड है। ठीक, P जो है A स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो P A स्क्वायर को विभाजित कर रहा था। तो अब हम क्या ले आए हैं कि P धनात्मक पूर्णांक A का गुणनखंड होगा। तो जब गुणनखंड होगा तो क्या करेगा, विभाजित भी करेगा। गुणनखंड होगा और A को विभाजित करेगा, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले A स्क्वायर के गुणनखंड निकाले। A के जो फैक्टर आए वो कौन कौन से आए, P1 P2 P3 Pn, और ये सिद्ध किया कि P इन्हीं में से होगा। और ये नंबर गुणनखंड हैं A के, और इन्हीं में P1 P2 P3 में P शामिल है, तो P भी गुणनखंड हो गया A का। तो जब P गुणनखंड हो गया A का, तो जो गुणनखंड होगा तो वो जरूर उसको विभाजित करेगा। इसीलिए हमने लिख दिया कि P धनात्मक पूर्णांक A का गुणनखंड होगा और P A को विभाजित करेगा। इस तरह से ये थ्योरम कंप्लीट हो गई है। इसको पढ़ने के बाद में हम लोग सिद्ध करेंगे कि √2 √3 को किस तरह से दिखाया जाएगा कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक, तो √2 √3 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए ये थ्योरम बहुत ही ज़रूरी है। बिना इस थ्योरम के हम लोग √2 को अपरिमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको नोट कर लेंगे इस कॉपी से। ऊपर ये पूरा थ्योरम स्टेटमेंट कथन सब नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद में हम लोग अगले वीडियो में √2 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे, √3 को भी अपरिमेय सिद्ध करेंगे।